हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। यानी जब हम एजुकेशन को, हमने एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या जो कॉस्ट एनालिसिस थे वो भी पढ़ लिए, लेकिन कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, कितने टाइप की कॉस्ट हो सकती हैं, सो उन कॉस्ट को अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फीडबैक दिया कीजिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि बेसिक कॉस्ट जो है, हमने बोला था बेसिक कॉस्ट एनालिसिस, उसमें हम फिजिबिलिटी भी तो चेक कर सकते हैं, तो अलग से कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस क्यों? तो देखिए ओवरऑल मतलब वो होता है ना, वैसे तो हम कॉस्ट एनालिसिस भी बोल सकते थे, लेकिन जिसमें हम स्पेसिफिकली सिर्फ ओवरऑल कॉस्ट चेक करना चाह रहे हो क्या कॉस्ट होगी, वो बेसिक रहेगा। जिसमें स्पेशली हम फिजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हो वो कॉस्ट फिजिबिलिटी होगा, और जिसमें हम मॉनेटरी बेनिफिट्स देखना चाह रहे हो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाएगा। जिसमें इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे हो, ऐसे तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हम बोल देंगे कि इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास यूटिलिटी में तो पता चल ही रही है, तो उसकी क्या जरूरत है। तो सबकी अलग अलग जरूरत है, जिसको जो चेक करना है वो कर सकते हैं। हाँ, बेसिक कॉस्ट में हम ओवरऑल कॉस्ट चेक कर रहे हैं सिर्फ, उसमें हम फिजिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने फिजिबिलिटी की तो वो तो कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि हम एक ही टाइम पे दोनों चीजें कर सके, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट हाँ ये टाइप्स हैं, आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया थे कि हाँ अलग अलग टाइप्स हैं। अदरवाइज आप सिर्फ कॉस्ट एनालिसिस बोलिए जिसके अंदर आप जो है पहले ओवरऑल कॉस्ट चेक कर रहे हैं, फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, देन बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट्स चेक कर रहे हैं, तो सारी चीजें चेक हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप आपका ये क्वेरी जो है क्लियर हुई होगी कि हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है वो चीजें यहां पे मैंने आपको बताई थी। ठीक है जी, सो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात कर लेते हैं। सो क्या क्या रहेगा जब हम कॉस्ट इन एजुकेशन की बात करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, जितने भी इनपुट्स हम एजुकेशन के प्रोसेस के दौरान डालते हैं, सो वो सारे के सारे इनपुट्स पे जो खर्चा हो रहा है ना, कॉस्ट लग रही है, वो क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या कॉस्ट इन एजुकेशन रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड बोथ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फैमिली एंड जो इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट जो कॉस्ट लगा रही है। अगर ओवरऑल कॉस्ट हम देखें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एजुकेशन में जो लगा रही है, और हम प्राइवेट लेवल पे अपनी तरफ से जो हम एजुकेशन में जो है चीजें लगा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या आ जाएंगी, वो इकोनॉमिक एनालिसिस में आएंगी, वो कॉस्ट ही मानी जाएगी। हाँ, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स नॉट ओनली पब्लिक कॉस्ट, तो हम दो टाइप पढ़ेंगे इसमें, एक पब्लिक कॉस्ट और एक प्राइवेट कॉस्ट। पब्लिक कॉस्ट बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा रही है या इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगाई जा रही है, ठीक है, कॉस्ट एजुकेशन के ऊपर। प्राइवेट कॉस्ट क्या रहेगी, जो प्राइवेटली हम पर्टिकुलरली जो फीस देते हैं जैसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अगर हम इन दोनों को सम कर दें यानी पब्लिक कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगी, ओवरऑल सोशल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सोशल कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू द इकोनॉमी एज अ होल। सो अब एज अ होल कितना खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे, या तो मैं प्राइवेटली खर्च कर रही हूँ या गवर्नमेंट पब्लिकली खर्च कर रही है, तो जो दोनों खर्चों को अगर हमने मिला दिया तो वो सोशल लेवल की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सो प्राइवेट एंड या फिर इंडिविजुअल कॉस्ट इसको हम बोल देते हैं। इसमें भी दो आएंगे, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब एक तो ये पता चली कि आपको प्राइवेट और इंडिविजुअल कॉस्ट जो है वो क्या है, जो कोई एक इंडिविजुअल इंसान पैसे दे रहा है, जैसे आपके पापा या मम्मी जो है फीस भरते हैं आपके स्कूल की, तो वो प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक है, सो वो जो फीस है या टेक्स्ट बुक्स हम लेते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है, सो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हम उसको बोलते हैं खर्चे में। तो खर्चे में दो खर्चे हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन से होंगे, इनडायरेक्ट होंगे कि स्टूडेंट्स जो टाइम पढ़ने में लगा रहे हैं, अगर उसी टाइम पे वो कहीं पे जॉब कर रहे होते तो उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे होते, सैलरी मिल रही होती, वो सैलरी छोड़ के वो पढ़ाई कर रही हैं, राइट, तो वो जो छोड़ी हुई सैलरी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बहुत बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, जैसे कि हमने बोला एजुकेशन फीस, बुक्स, स्टेशनरी, जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी डायरेक्ट आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट जो है वो इनकर की जाती है बाय स्टूडेंट और उसकी फैमिली के द्वारा इम्प्लिसिट
इम्प्लिसिटली। अब वो इम्प्लिसिटली में ही ये चीज आ जाती है जो मैंने आपको बताई, फोरगोन अर्निंग्स। फोरगोन मतलब मान लो जैसे आपने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स कर ली या जिन्होंने मान लो बैचलर्स कर ली बीए या बीएससी की, और अब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक बीए वाला इंसान है और एक जो है मान लो एमएससी वाला इंसान है, ठीक है। दो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मास्टर्स, एक ने मास्टर्स कर रखी है, एक ने बैचलर्स कर रखी है, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये सिर्फ मतलब होता है ना बैठ के, क्योंकि इनके घर पे खर्चे की दिक्कत है नहीं, पेरेंट्स ने बोला तुम आराम से तैयारी करो सिर्फ, ठीक है। सो ये बैठ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीए वाला स्टूडेंट है अगर ये कहीं जॉब लेता तो उसको मैं लगा रही हूँ कि मान लो 20,000 रुपए मिल रहे होते, और जो मास्टर्स वाला है उसको कहीं ना कहीं 30,000 अराउंड मिल जाते अगर ये जॉब करते तो, घर पे बैठ के तैयारी करने की बजाय, ठीक है। अब ये घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी इनकी 20 और 30,000 कमाने की, वो अपॉर्चुनिटी इन्होंने जाने दी। ये अर्निंग्स क्या है, फोरगोन अर्निंग्स है, यानी ये हो नहीं रही है बट ये हो सकती थी वाली सिचुएशन। ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ के अब वो दूसरी चीज जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। सो ये इनविजिबल, इनडायरेक्ट और फोरगोन अर्निंग्स हैं। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं किसी भी बच्चे के लिए। सो सम ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो क्या हो जाएगी, ओवरऑल इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हो जाएगी, ठीक है जी। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में वही इनविजिबल कॉस्ट या फोरगोन अर्निंग्स वाली चीज आ जाएगी। सो इसमें दो क्या आ जाएगी, अब हमारी जो प्राइवेट या इंडिविजुअल कॉस्ट है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। एक तो फीस होगी जिसको हम डायरेक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं कि अच्छा ट्यूशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, और फीस है और पेमेंट्स हम दे रहे हैं, ठीक है। अदर हाउस होल्ड या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गए जिसमें हम किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट कोचिंग, वो सारी चीजें लगा रहे हैं, तो इनको हम मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं कि ये जो फीस तो भर दी लेकिन उसको पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस लगा रहे हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट या लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है। देन आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम फोरगोन अर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैं स्कूल लेवल पे अगर हम लगाएं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, एक 14 से 17 साल के बच्चे के लिए। मान लो वो कोई एक बच्चा तो है 14 साल का जो कि स्कूल जा रहा है और एजुकेशन गेन कर रहा है, एक 14 साल का बच्चा है जो कि लेबर मार्केट में जाके लेबर कर रहा है और पैसे कमा रहा है घर के लिए। तो वो चाहे कितने भी पैसे कमा रहा हो यहाँ पे, ठीक है, 1000, 2000 जितने भी, मतलब मान लो वो 5,000 कमा रहा है महीने के, ठीक है। सो ये जो 5,000 है ना जो उसकी एज का बच्चा कमा रहा है, तो ये इस वाले जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है एजुकेशन के लिए स्कूल जा रहा है उसके लिए ये 5,000 क्या है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फोरगोन अर्निंग्स है, ठीक है। तो ये हिडन कॉस्ट होती है जिसको हमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है जी। सो ये प्राइवेट और इंडिविजुअल कॉस्ट हो गई। अब बात आती है इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक कॉस्ट की। सो कॉस्ट इनकर्ड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल, अब इसमें गवर्नमेंट खर्च कर सकती है, प्राइवेट खर्चा हो सकता है, मिक्स हो सकता है, बट इंस्टीट्यूशन या पब्लिक लेवल मतलब इंस्टीट्यूशन के लेवल पे जो खर्चे हो रहे हैं, अब वो खर्चा चाहे इंस्टीट्यूशन खुद कर रहा है चाहे वो गवर्नमेंट उसको फंड दे रही है, वट एवर इट इज, बट जो खर्चे इंस्टीट्यूशन के लेवल पे हो रहे हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल या फिर पब्लिक कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक कॉस्ट जो है वो क्या रहेंगी, आर दोज दैट include financing by the government on the basis of tax, loan, other public revenue, यानी गवर्नमेंट जो फंडिंग दे रही है, और गवर्नमेंट के पास कहां से आ रहा है, टैक्सेस से, लोन से या पब्लिक रेवेन्यू से चीजें आ रही हैं। पब्लिक कॉस्ट भी अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती हैं। डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट वाली को हम, डायरेक्ट में भी दो चीजें आती हैं, एक नॉन रिकरिंग या कैपिटल या फिर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एक है रिकरिंग जिसमें करंट है या वेरिएबल कॉस्ट है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, तो नॉन रिकरिंग या फिक्स्ड याद रख के चलिए आप, चलो जो फिक्स्ड है वो मान लो स्कूल की बिल्डिंग के लिए आपने जमीन ली, ठीक है, तो वो एक ही बार ली ना, एक बार के लिए, तो सो वो बिल्डिंग बना दी आपने एक बार के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या इक्विपमेंट्स आपने एक बार खरीद लिए, सो वो क्या है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स है, एक बार हो गया वो खर्चा, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, मान लो स्कूल का लेवल बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर आपको कई बार फिक्स्ड कॉस्ट को भी चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको साइड वाला प्लॉट लेके और स्कूल को और बड़ा करना पड़े, ठीक है, हो सकता है आपको स्कूल के पीछे जो खाली जगह है वो सारी की सारी लेनी पड़े, सो वो सारी या और बिल्डिंग बनानी पड़ जाए, तो कई बार फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स बोल रहे हैं ना हम कि फिक्स्ड है, बट फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो सकती है अगर स्केल और साइज ऑफ एनरोलमेंट बदलता है। तो यूजुअली फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, थोड़े बहुत अगर एनरोलमेंट चेंज हो रहा है, मान लो 30 की जगह 40 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, सो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मार्जिन है तो वहां पर ये चीज भी साइज और जो है साइज के ऊपर
ऊपर या ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या काम आप करना चाह रहे हैं। सो ये चीजें भी चेंज हो सकती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। देन है रिकरिंग करंट या वेरिएबल कॉस्ट। तो करंट या वेरिएबल, जैसे करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है ना, सो करंट अकाउंट क्या होता है, जिसमें चीजें चलती रहती हैं, आता रहता है पैसा, ठीक है। मान लो सैलरी आती है तो वो करंट अकाउंट बोला जाता है कि हर महीने कुछ ना कुछ सैलरी आएगी, ठीक है। सो करंट या वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसमें क्या क्या आ जाएंगी, टीचर की सैलरी आ जाएगी, बिल्डिंग की मेंटेनेंस आ जाएगी, आपकी गाड़ियां जो है वो खराब हो गई हैं उनको ठीक करवाना आ जाएगा, स्कूल की बसेस जो हैं, ठीक है। सो वो सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, रिकरिंग करंट या फिर वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि वो वेरी कर रही हैं, हर साल हर महीने वो चीजें वेरी कर सकती हैं, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज, अगर हाँ ये चीज है कि अगर थोड़ा सा भी एनरोलमेंट चेंज हुआ तब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। हमने बोला ना थोड़ा सा एनरोलमेंट चेंज होता है, दैट डजंट मीन कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी, उसमें एक बड़े स्केल पे चेंजेस आने चाहिए तब जाके फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी। बट अगर आपके जो है थोड़े से भी एनरोलमेंट में चेंजेस आते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लेबोरेटरी में मटीरियल या टीचर की कॉस्ट, या हो सकता है आपको और टीचर हायर करने पड़ जाएं तो वो स्टेशनरी आइटम्स, बहुत सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। Okay. One cannot argue that certain costs are fixed and others are variable for all time. So हाँ ये हम नहीं बोल सकते कि ये वाली जो है कि भाई ये इतनी सारी जो कॉस्ट है ना ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है हमेशा के लिए और ये वाली वेरिएबल ही है, ऐसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि फिक्स्ड भी कई बार चेंज करनी पड़ जाती हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन या साइज ऑफ स्कूल या साइज ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस, उसके बेसिस पे फिक्स्ड वेरिएबल दोनों को ही चेंज करना पड़ सकता है। जैसे नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स अगर इंक्रीज होंगे बहुत ज्यादा, नॉट ओनली, तो हमें टीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी और टीचर्स की एडिशनल नंबर ऑफ क्लासरूम्स भी हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी साइज और स्केल के हिसाब से चेंज हो सकती है। इनडायरेक्ट पब्लिक कॉस्ट क्या होंगी, इनडायरेक्ट जैसे वहां पे हमने फॉरगोन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया था ना, यहाँ पे अब इंस्टीट्यूशनल लेवल की तरफ से अगर हम देखें, सो बच्चे के, हम तो ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के पास मान लो 16-17 साल का स्टूडेंट है, उसके बाद अगर वो ये चीज छोड़ के दूसरा काम कर रहा होता तो इतने पैसे मिल रहे होते, बट वो इतने पैसे, ये तो बोल रहे हैं ना, मतलब टैक्सेस भी तो कटेंगे। सो इनडायरेक्ट पब्लिक कॉस्ट जो है वो सम होती है वैल्यू ऑफ टैक्सेस नॉट कलेक्टेड ऑन इनकम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज, टैक्सेस की वैल्यू कलेक्ट नहीं करते, मतलब टैक्सेस की वैल्यू जो है जो उसके इनकम के ऊपर, उसको हम जो है ओके नहीं करते, उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि एक्स अमाउंट बच्चे को मिलते हैं, या मान लो ये लगा लो स्टूडेंट को जो है 10,000 मिल सकते हैं उस एज के स्टूडेंट को, अगर वो कोई भी काम करे तो, ठीक है। अब वो 10,000 में से टैक्सेस भी तो कट होंगे, सो वो टैक्सेस कट किए बिना ही ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिला के टोटल पब्लिक कॉस्ट हो जाएगी। सोशल कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों को सम कर दो, जो इंडिविजुअल कॉस्ट थी और इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट थी उनका सम टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल या सोशल कॉस्ट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई डबल काउंटिंग ना हो। मान लो हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल कॉस्ट में, हमने बोला कि बच्चे जो पेरेंट्स जो है वो बच्चे की फीस भर रहे हैं, ठीक है। अब वो फीस किसको भर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को ही तो भर रहे हैं, पैसा तो इंस्टीट्यूशन में ही आ रहा है। सो वो दो जगह पे आपको वो कॉस्ट या वो चीजें जो है वो इंक्लूड नहीं करनी है। वो एक ट्रांसफर जो है इंस्टीट्यूशन टू इंडिविजुअल, या जो भी चीजें हैं इंडिविजुअल टू इंस्टीट्यूशन, वो ट्रांसफर जो है वो ही इंक्लूडेड आपको रखना है, ठीक है। तो नेट ट्रांसफर इंक्लूड होना चाहिए। फ्रॉम बोथ द सोशल एंड प्राइवेट पर्सपेक्टिव्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो वैल्यू करती हैं स्टूडेंट के टाइम की, क्योंकि जो टाइम आप पढ़ाई में दे रहे हैं वो टाइम अगर आप जॉब में देते तो इतने कमा सकते थे, ठीक है। तो वो अर्निंग्स फॉरगोन जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, उसको हम मेजर करते हैं बच्चे के टाइम से, कि स्टूडेंट का टाइम जो है वो जो एजुकेशन में दे रहा है वो कहीं और देता, तो वो टाइम की कीमत लगा रहे हैं हम यहाँ पे, वो भी कॉस्ट में ही इंक्लूडेड मानी जाएगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट का टाइम जो है वो एक कॉस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट उस टाइम पे कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करके अर्निंग जो है एक इनकम की कर सकता था, जबकि वो अब क्या कर रहा है, टाइम पढ़ाई में लगा रहा है, ठीक है। सो इसको हम ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो अभी तक हमने समझा है। इवन दो जो इनडायरेक्ट है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम है, इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक स्टूडेंट है, फुल टाइम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अगर वो यूनिवर्सिटी ना जाए तो $6,000 वो एक साल के कमा सकता है। देन तो ये $6,000 हमें स्टूडेंट की इन्वेस्टमेंट से जोड़ने चाहिए, कि इंडिविजुअल ने, हम बोलते हैं ना कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, तो इंडिविजुअल की तरफ से हम इन्वेस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट क्या लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो फीस दे रहा है, लेकिन फीस के साथ साथ वो ये चीज छोड़ भी तो रहा है, तो हमें ये चीज भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बिफोर टैक्स फॉरगॉन इनकम, यानी कि
टैक्स नहीं दिया है टैक्स से पहले, कि मान लो 10,000 थी तो 10 के 10,000 मान के चल रहे हैं हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से वो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कि मान लो इस पे जितना भी टैक्स कटना है उसके बाद मान लो 8,000 बच गए या 9,000 बच गए। सो वो चीज वो जो है ये इंडिविजुअल की तरफ से वो इनकम होगी जो कि हमें जोड़नी है। ठीक है जी। सो ये बस इतनी सी बतानी थी कि आफ्टर टैक्स इनकम जो है जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया है ये कुछ नहीं है, ये डिस्पोजेबल इनकम इसको हम बोलते हैं। सो ओवरऑल हमने पढ़ा प्राइवेट कोस्ट, पब्लिक कोस्ट, सोशल कोस्ट और उन दोनों में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट। हमने देख लिया कि प्राइवेट जो बच्चा दे रहा है या उसके पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट कोस्ट में आ गई फीस, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, बुक, प्राइवेट कोचिंग, ये सब चीजें, और इनडायरेक्ट में आ गई आफ्टर टैक्स इनकम, यानी टैक्स देने के बाद, क्योंकि बच्चे की तरफ से हम इंक्लूड करेंगे तो वो आफ्टर टैक्स हो गई ना, यानी ये क्या हो गया, ये स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव हो गया जो मैंने अभी अभी बताया था। अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से या इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से लगाएंगे सो वो बिफोर टैक्स फोरगोन आएगी। बिफोर टैक्स फोरगोन मतलब ये 10,000 ही लगा के चल रहे हैं इसको, लेकिन स्टूडेंट को पता है कि उसने इन्वेस्टमेंट तो 9,000 की है, इन द सेंस 9,000 उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से सुन लीजिए। देन अगेन पब्लिक कॉस्ट में अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड है या बिल्डिंग, इक्विपमेंट, सैलरीज है टीचर की, वो सारी चीजें, और टैक्स ऑन इनकम फोरगोन ड्यूरिंग स्कूलिंग और बिफोर टैक्स इनकम फोरगोन, यहाँ पे भी बिफोर टैक्स इनकम फोरगोन रहेगी, और सोशल में इन दोनों को हम ये जो यहां से हमने लिए थे इन दोनों को हम यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है जी। सो आई होप आपको इतना समझ आया। एक और कॉस्ट होती है यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर स्टूडेंट की हर एक बच्चे पे, ये क्या हो जाएगी, टोटल जो खर्चा हुआ है, टोटल स्कूल की जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल स्कूल ने जो पैसे लगाए डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, यानी कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। तो ये सम होता है जी यूनिट रिकरिंग कॉस्ट का और यूनिट कैपिटल कॉस्ट का। रिकरिंग और कैपिटल अभी मैं बताती हूँ आपको। रिकरिंग वैसे हमने अभी पढ़ा था, जो हमने नॉन रिकरिंग, फिक्स्ड, रिकरिंग में हमने वेरिएबल पढ़ा, सो वही चीज यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगी। पर्टिकुलरली ये जो इंफॉर्मेशन है यूनिट कॉस्ट की, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होती है यूनिट कॉस्ट बाय द लेवल ऑफ एजुकेशन, की प्री स्कूल पे, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे कहाँ पे कितनी यूनिट कॉस्ट है। सो यूनिट रिकरिंग कॉस्ट इज द रिकरिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट, यानी जो चेंजिंग कॉस्ट है हर एक स्टूडेंट की, तो वो यूनिट रिकरिंग कॉस्ट हो जाएगी। और यूनिट कैपिटल कॉस्ट को हम बहुत इजीली मेजर नहीं कर पाते, हमें इसको एनुअली मेजर करना पड़ता है, बिकॉज जो स्टूडेंट के ऊपर हमने लगाए हैं पैसे वो वापस से कितने दे पाएगा, मतलब लाइफ, क्योंकि वो अर्निंग तो उसकी एजुकेशन की वजह से लाइफ टाइम चलेगी ना, सो वो बेनिफिट जो है वो लाइफ टाइम रहता है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसका। तो इसको हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते जितना इजीली हम यूनिट रिकरिंग कॉस्ट को कर पाते हैं। बट आपको कैलकुलेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे सो वो यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कई बार यूनिट कॉस्ट इस तरीके से पूछा गया है कि आपको ऑप्शन में मिलेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कॉस्ट इन द स्कूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मान लो 1,000 रुपए खर्च हुए 10 बच्चों पे, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1,000 रुपए स्कूल ने लगाए, तो 10,000 हर एक बच्चे की यूनिट कॉस्ट आ गई 100। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, एक फॉर्मूला, मतलब टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट जो है वो समझ आई होंगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।